हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है वो पढ़ेंगे हम शारीरिक विकास में कि शारीरिक विकास क्या होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर रहने वाला है शारीरिक विकास के बारे में। देखो, आप एक वर्ड है शारीरिक विकास, आप इससे स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि शारीरिक विकास जो हमारा है ये क्या होता है। शारीरिक विकास में वो चीज़ें होती हैं जब हम जन्म से लेकर, ठीक है, बुढ़ापे तक या मृत्यु तक कुछ ना कुछ वृद्धि हमारी होती रहती है शारीरिक शरीर में। ठीक है, अगर हम मान लो गर्भवती महिला के पेट में हैं, ठीक है, गर्भाशय में हैं, तो वहाँ हमारा भी एक भ्रूण विकास करता है, भ्रूण का भी विकास होता है। भ्रूण के पहले महीने से 9th मंथ का एक भी विकास माना जाता है। ठीक है, तो गर्भाशय के अंदर भी क्या होता है, शरीर का विकास होता है। पहले हाथ बनेगा, फिर कुछ बनेगा, मतलब मस्तिष्क बनेगा। तो कुछ मिलाकर स्त्री के गर्भवती स्त्री के पेट में भी और या गर्भावस्था में भी शारीरिक विकास देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक शारीरिक विकास होता है। तो ऐसा आप मान के मत चलें कि अगर बेबी बर्थ कर गया है, दुनिया में आने से पहले भी हमारे शरीर का क्या होता है, विकास होता है, और हमारा अगर जन्म हो गया तो उसके बाद तो विकास देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना हम आज जान लीजिए कि गर्भवती जो महिला होती है उसके अंदर भी बेबी का विकास होता है, तो भी एक प्रकार का शारीरिक विकास माना जाता है। ठीक है, और अगर बेबी का बर्थ हो गया तो पहले उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक है, उसके वजन में वृद्धि होगी, उसका दिमाग भी थोड़ा ग्रोथ करता है। तो ये क्या होता है, ये सब हमारी जो चीज़ें होती हैं वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोस्टली आप देखो, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक, ऐसा नहीं है, आपके जो सिलेबस दिया है उसमें 2 पार्टों में बटा हुआ है। एक हमारा है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से, ठीक, समाजशास्त्र से, और दूसरा हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट से। इसलिए है सोशियोलॉजी इसलिए रखा गया था क्योंकि आप देखो, आप जब जॉब लगेगी तो आपकी कहीं कल्चर में या सोसाइटी में जाकर ही वर्क करेंगे। ऐसा है नहीं कि आपके ऑफिस में काम कर कर बैठना पड़ेगा, आपको फील्ड में भी जाकर जांच करनी है कि किस आंगनबाड़ी में क्या दिक्कत है। तो या इसीलिए वो जो पार्ट रखा गया है सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, इसीलिए रखा गया है। और दूसरा हमारा है मेडिकल लाइन से, इसलिए है कि अगर आप एक मुख्य सेविका के पद पर चयनित हो जाएंगी तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि आपके क्षेत्र में अगर कोई महिला किसी रोग से पीड़ित है या कि आपके एरिया में कोई संक्रामक बीमारी फैल रही है तो उसका कैसे निदान करना है। तो इसकी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमारा सिलेबस 2 पार्टों में बटा है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमारा जो दिया था शारीरिक विकास मेडिकल वाली लाइन से, तो उसमें एक पार्ट हमारा एक टॉपिक था शारीरिक विकास, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास का आगाज़ करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, शारीरिक विकास की परिभाषा हम देखेंगे। शारीरिक विकास की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, शारीरिक विकास की परिभाषा क्या होती है। जैसे शारीरिक विकास से तात्पर्य सामान्य शारीरिक रचना, शरीर की ऊंचाई। शारीरिक विकास होता है उसमें सामान्य शरीर की जो संरचना होती है, हाथ पैरों में वृद्धि, ठीक है, आपका वजन में वृद्धि, तो ये हमारी क्या हो गई, शरीर में विकास हुआ। ठीक, आप छोटे से थे 4 वर्ष के या 5 वर्ष से, तो आपका कद जो छोटा था, आप 10 साल के हुए, 15 साल के हुए, 20 साल के हुए, तो आपके साइज़ में भी, आपकी ऊंचाई में वृद्धि हुई, आपके वजन में वृद्धि हुई, ठीक है, आपके हाथ पैरों में वृद्धि हुई। तो ये हमारा शरीर के अंदर आता है। शरीर में होने वाली जो वृद्धि होती है वो शारीरिक वृद्धि होती है। ठीक है, फिर भार में अवयव के अनुपात, आंतरिक अंगों, हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास, स्नायु मंडल तथा मस्तिष्क तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी विकास होता है। कुछ जैसे शरीर के अंदर भी क्रियाएं होती हैं जिनका हमारा विकास होता है, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे हमारी उम्र 18 प्लस हो जाती है तो कुछ हार्मोन का स्राव होता है अंतः ग्रंथियों द्वारा, तो वह प्रकार क्या हुआ, वो वृद्धि के हिसाब से हमारा क्या हुआ, अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं उनमें हमारा हार्मोन्स डेवलप हुआ। तो इस किस बेस पे हुआ, क्योंकि हमारी उम्र बढ़ी तब हमारे अंदर हार्मोन स्रावित हुए। वो चाहे जो भी हार्मोन्स होते हैं, कुछ होते हैं जो एज के हिसाब से बढ़ते हैं, और कुछ मतलब एज अगर आपकी 5 साल है तो हार्मोन नहीं स्रावित होते हैं। अगर आप 18 या 19 या 20 साल के हो जाते हैं तो आपके अंदर क्या होते हैं, हार्मोन स्रावित होने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे शरीर के अंदर होता है, विकास होता है, चाहे शरीर के अंदर का विकास हो चाहे बाह्य विकास हो, ये दोनों हमारे शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे इसे शारीरिक विकास हो रहा है तो उसके लिए हमको आवश्यक तत्व क्या चाहिए। ठीक है, जैसे खेत में क्या होता है, फसल, आप फसल लगाएंगे तो ऐसा है नहीं कि फसल लगा दिए और आपकी फसल तैयार हो जाएगी। उसके लिए क्या आपको करना, क्या देना होगा, खाद देना होगा, समय पर पानी देना होगा, अगर कोई रोग लग गया तो कीटनाशक दवा देनी होती है। ठीक है, वैसे ही हमारे शरीर में अगर बेबी बर्थ कर चुका है तो उसके लिए क्या आवश्यक तत्व होते हैं जिसकी हम पूर्ति करेंगे तो बेबी का विकास होगा। उस तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इन तत्वों को पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, फिर बताएंगे डीपली में कि कैसे क्या होता है।
जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व होता है वो प्रोटीन। मैंने पिछले जो वीडियो में डिस्कस किया था, हमारा जो एक चैप्टर भी दिया था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रसायन, खनिजन, पानी, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के क्या आवश्यक तत्व होते हैं, प्रोटीन कैसे हमारे शरीर में काम करता है। तो अगर थोड़ा यहाँ आपको हम थोड़ा बता देंगे, अगर डीपली में पढ़ना है आपको तो हमारे चैनल पे यूपी SSC मुख्य सेविका की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर हमने सारे टॉपिक कवर अप करवाए हैं, आपको लाइन से पार्ट वाइज मिल जाएंगे। आपको थंबनेल दिख जाएगा कि हाँ कौन सा पार्ट में कौन सा टॉपिक हमने कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रोटीन जो होता है इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर में जो अंग बनते हैं उनका वृद्धि में सहायक होती है। इसीलिए जो देखो होगा आपने, जो उच्च वाले प्रोटीन होते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, पनीर हो गया, दूध, डेयरी उत्पाद वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें हाई प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि में सहायक होते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारा शरीर जो होता है उसमें विकास करता है और ये हमारे शरीर के क्या होते हैं, तत्व होते हैं वृद्धि करने के लिए, शारीरिक विकास के लिए। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमको गेहूँ से, ठीक है, जो उच्च चीज़ें होती है, इससे शर्करा वगैरह हो गया, आलू हो गया, गेहूँ हो गया, तो वहाँ की गेहूँ की रोटी खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, शरीर का विकास होगा, शरीर में ऊर्जा होगी और शरीर में जो हमारे रोगों की क्षमता लड़ने की है वो बढ़ जाएगी। फिर वसा, फैट भी होती है, फैट भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि फैट से हमारा वजन बढ़ जाता है, ठीक है। शरीर से विकास भी होता है फैट खाने से, जो चीज़ें तेल वाली होती हैं फैट मिलता है उनमें। अब एक चीज़ होता है, जो फैट ज़्यादा आप लेंगे तो आपको बीमारी हो जाती है, तो उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जो बुजुर्ग लोग बुजुर्ग हो जाते हैं जिनकी जो उम्र होती है 45 से 50 साल क्रॉस कर जाती है, उनसे डॉक्टर लोग सलाह बोलते हैं कि आप जो फैट वाली चीज़ें वो मत खाइए, नहीं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल ये होता है कि आपकी जो नली होती हैं, वेंस होती हैं, जो हृदय से ब्लड पहुंचाती हैं, तो उनमें जो फैट होता है वो जाके जम जाता है, तो आपका जो हृदय होता है उसको ज़्यादा पंप करना पड़ता है। ज़्यादा पंप करना पड़ेगा तो आपका जो शरीर होगा थक जाएगा। इसीलिए जो बुजुर्ग होते हैं वो जब सीढ़ियों पर चलते हैं, दौड़ते हैं, वो थक जाते हैं। थक इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उनके हृदय को पंप ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप फैट वाली चीज़ें मत खाइए, तेल वाली चीज़ मत खाइए, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो आपके हृदय को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा और आप थकान महसूस करेंगे, आप सुस्त फील करेंगे। इसलिए उनको सलाह डॉक्टर देते हैं कि आप फैट वाली चीज़ मत खाइए। एक लिमिट होती है कि हाँ 30-35 साल आप खूब अच्छे से खाइए, एक उम्र होती है 20-25 साल की, आप चाहे जो भी खा लें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे वसा खाएं, चाहे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कुछ भी खा लीजिए। एक उम्र होती है तो आपको उस उम्र तक कोई भी बीमारी नहीं आती है, लेकिन उम्र जब आपकी बढ़ती है तो आपकी बीमारियाँ भी आने लगती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है विटामिन जो होती है ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होती है। कैसे होती है, ये हमारे सहायक जो होती है वृद्धि में सहायक होती है। जैसे विटामिन एक हो गई विटामिन डी लेने से हमारी जो शरीर में कैल्शियम की कमी होती है उससे पूरी होती है और हमारी जो हड्डी होती है वो बहुत मजबूत होती हैं। और विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो माना जाता है मॉर्निंग का जो प्रकाश वर्ष है 10 या 11 बजे के पहले वो हमारा विटामिन डी एक अच्छा स्रोत होता है, एक प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं डॉक्टर, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको तेल की मालिश की जाती है और थोड़ा धूप में सेका जाता है। कहने का मतलब उनको धूप में थोड़ा क्या होता है, उनको तेल लगाया जाता है कि उनकी जो हड्डी है वो थोड़ा मजबूत हो जाएं। अभी नवजात शिशु है तो उसका जो हड्डी है वो मजबूत हो जाएगी तो उसको कोई आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से खनिज क्या होते हैं, खनिज बहुत हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। मिनरल्स ये हमारे शरीर में, जैसे जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये हमारे शरीर में बहुत उपयोगी होते हैं और इन्हीं से हमारा शरीर का जो विकास होता है वो अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट हमारा पानी तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जितना आप पानी पिएंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, ये मानना होता है। क्योंकि आप जो आपके यूरिन संबंधी बीमारियां होती हैं, आपके किडनी संबंधी बीमारियां होती हैं, अगर आप ज़्यादा पानी का सेवन करते हैं तो आपको ये बीमारियाँ बहुत कम होती हैं। इसलिए कम होती है कि आप ज़्यादा यूरिन लेंगे तो आपको बार बार क्या होगा, यूरिन आएगा तो आपका पेट साफ़ रहेगा और आपकी यूरिन वाली जो संक्रमण वाली बीमारी होती हैं आपके पास नहीं आएंगी। इसलिए सबको नहीं, मतलब ऐसा नहीं है किसी को पानी कम पीना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए। हमारे देश में दो ही चीज़ एक तो मुफ्त मिलती हैं, एक पानी एक हवा, तो उसका खूब उपयोग करिए, अच्छे से यूज़ करिए और अपने शरीर में वृद्धि में सहायक जो तत्व है पानी उसका उपयोग करें, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है कैल्शियम क्या होती है, कैल्शियम से हमारी हड्डी मजबूत होती हैं। फिर उच्च क्वालिटी का भोज्य पदार्थ,
अगर आपको शरीर में वृद्धि ज़्यादा वृद्धि करनी है, मतलब कि आपको शरीर ज़्यादा आवश्यकता है, तो आपको उच्च क्वालिटी के भोजन खाना होगा। ऐसा नहीं है आप फास्ट फूड खाइए, खूब चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा वगैरह खा रहे हैं, तो वो हमारे भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो उच्च क्वालिटी के नहीं माने जाते हैं। उच्च क्वालिटी के दाल वो होते हैं, जैसे फलियाँ हो गई, हरी सब्जियाँ हो गई, दाल हो गई, दूध वाले प्रोडक्ट हो गए, दूध, दही, मक्खन जो होता है, ये हमारे उच्च क्वालिटी वाले प्रोडक्ट होते हैं। इनको लेने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है और हमको क्या होगा, आपको मान लो अगर आपको शरीर में ऊर्जा की कमी है तो आप तो ना कुछ काम कर पाएंगे, आपको थकान महसूस होगी, आपको नींद आएगी, आपकी मांसपेशियों में दर्द होगा, आपको उठने चलने बैठने में दिक्कत होगी। इसीलिए बोलते हैं स्वस्थ शरीर के लिए क्या होता है, स्वस्थ आप जब रहेंगे तो आपके शरीर में मस्तिष्क जो रहता है वो भी सही से वर्क करेगा और आप सही से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ये मान के चलिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो होता है छोटा सा बेबी, उसके लिए क्या होते हैं। देखो इसमें पॉइंट दिया है, बालक का शारीरिक विकास शरीर निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में प्रभावित करता है। क्या है, जैसे एक है इसमें स्नायु मंडल का विकास, दूसरा है मांसपेशियों में वृद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास और शारीरिक ढांचे में विकास। जो छोटा बेबी होता है उसके जो स्नायु मंडल, यहाँ पे जो स्नायु मंडल है मतलब कहने से हड्डियों से है। ठीक है, हड्डियों में विकास होता है और मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। तो जो बालक होता है उसको शारीरिक विकास में 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट स्टेज होती हैं जिससे बेबी गुजरता है और उसका शारीरिक विकास होता है। यहाँ पे स्नायु मंडल विकास है उसकी हड्डी से, मांसपेशियाँ यानी उसके हाथ पैर बड़े होते हैं, हाथ पैर में वृद्धि होती है। तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, जो बेबी होता है उसके अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी विकास होता है जिससे उसका शारीरिक विकास होता है। फिर हमारा शारीरिक ढांचे में, जो छोटा बेबी होता है उसके शारीरिक ढांचे में भी बढ़ोतरी होती है जो शारीरिक विकास के अंतर्गत आती है। अगर मान लो कोई बेबी नवजात बेबी है, ठीक है, वो 1 साल का है, उसके बाद उसको अच्छे से देखभाल करेंगे तो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल उठ के चलने लगता है। तो क्या हुआ, उसका शारीरिक विकास भी हुआ, एक प्रकार का वजन भी बढ़ा। ठीक है, उसको बोलने की भी एक प्रकार की बोलने की क्या हुई, वृद्धि हुई। उठ के पहले पैर के बल चलता है, फिर उठ के चलता है, सहारे चलता है, फिर उठ के चलता है, फिर दौड़ने लगता है। तो एक प्रकार क्या उसका शारीरिक विकास हो रहा है, चाहे वो हाथ पैर बढ़ रहा हो, चाहे वजन बढ़ रहा हो, चाहे हाइट बढ़ रही हो, चाहे उसका मानसिक जो लेवल है, IQ लेवल, वो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, अब देखो जो हमने पॉइंट वाइज बताया था उसको अब नीचे बताएंगे। स्नायु मंडल के विकास के साथ संवेगों तथा बुद्धि का विकास होता है। स्नायु मंडल जो होता है, संवेग यहाँ पे ये है कि सोचने समझने की जो बुद्धि होती है उसका विकास होता है। संवेग मतलब ये होता है कि सही और गलत का निर्णय थोड़ा लेना स्टार्ट कर देता है बच्चा। फिर बालक के व्यवहार संवेगों अथवा बुद्धि द्वारा संचालित होते हैं। संवेगात्मक स्थिरता बौद्धिक प्रगति के कारण बालक के व्यवहार संयत संतुलित होने लगता है। जैसे ही बेबी बढ़ता है उसके व्यवहार में संतुलन आता है। ठीक है, छोटा बेबी होता है, अनजान होता है, उसको पता नहीं होता सही गलत। कभी कभी ऐसा होता है कोई घर में चीज़ तोड़ दिया, आपका मोबाइल पा गया, उसको पटक दिया, टूट गया, उसको सही गलत का फ़र्क नहीं होता है। लेकिन जब बेबी बड़ा होता है उसको सही गलत की समझदारी होती है, उसके संवेगात्मक विकास होता है, तो वो जान जाता है कि अगर हम मोबाइल तोड़ेंगे तो लॉस होगा। तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ती है तो उसका मानसिक स्तर भी बढ़ता है, सही गलत में विकास भी होता है। ये भी हमारे शरीर का एक हिस्सा है, शारीरिक विकास का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मांसपेशी में अभिवृद्धि। मांसपेशियों में अभिवृद्धि के साथ बालक में अपने अंगों पर नियंत्रण करने की शक्ति आ जाती है। कहने का मतलब छोटा बच्चा होगा तो देखो उसका जो नवजात बेबी होता है, बच्चा होता है, तो कहीं उसका अगर बिस्तर पर लेटा है तो कहीं उसका सर ढनक रहा है, ठीक है, कहीं उसका पैर इधर जा रहा है, तो नियंत्रण नहीं कर पाता, ना तो अपना सर को सही सिचुएशन में ला पाता है। अगर उसका पैर कहीं दूसरी जगह मुड़ जाता है तो वो मुड़े रहता है। ठीक है, और उसको ये नहीं पता है कि हम उसको पैर को अपनी इनिशियल पोजीशन पे लाएं, अपने सर को इधर उधर कर लाएं। छोटा बच्चा होता है तो आप उसको गोदी में उठाएंगे तो सही से उसको कैरी नहीं कर पाएंगे, वो हिलता डुलता रहता है। ठीक है, क्योंकि उसको क्या है, अपने शरीर पे नियंत्रण नहीं है। अगर पैर जा रहा है कहीं जाने दो, सर ढनक रहा है ढनकने दो। तो इस प्रकार का उसको क्या होता है, मांसपेशियों पे उसका एक प्रकार नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन वही जब बेबी बड़ा हो जाता है तो उसको पता चलता है कि हाँ पैर हमको इधर रखना है, हमको हाथ इधर नहीं मोड़ना है, हमको एकदम सर हिसाब से रखना है। ठीक है, तो उसमें मांसपेशियों में वृद्धि होगी तो उसकी क्या होगा, उसके मांसपेशियों में उसका नियंत्रण आएगा, उसका विकास होगा। ठीक है, गामक विकास के साथ बालक की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है और उससे कार्यकाल व्यवस्थित होने लगता है। कहने मतलब जब इन सब चीज़ों का वृद्धि होती है तो बेबी का जो है उससे कार्यकाल व्यवस्थित होने लगता है, उसका जो क्रियाकलाप है उसके नियंत्रण में आने लगता है। ठीक है, कि उसको पता है कि हम ऐसा चलेंगे गिर जाएंगे, ऐसे चलेंगे तो नहीं गिरेंगे, उसको पता चलने लगता है धीरे धीरे।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। इसमें क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के उचित विकास तथा उनकी सक्रियता द्वारा बालक का शारीरिक विकास प्रभावित होता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनसे भी हमारे बालक का जो शारीरिक विकास प्रभावित होता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मानी जाती हैं, इससे कुछ होती हैं इनर ग्लैंड जो होती हैं हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें कुछ उम्र के बाद एक प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है, चाहे उत्तेजना वाला हार्मोन्स हो, जो एक 18+ लड़कियों के अंदर उत्पन्न होता है, यौन संबंधी जो होता है हार्मोन्स, तो एक प्रकार क्या होगा, उम्र के साथ उसका वृद्धि हुआ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं उम्र के साथ बढ़ती घटती रहती हैं, ठीक है। कुछ समय बाद जो होता है वो हार्मोन हमारे शरीर में स्रावित होना बंद हो जाता है और कुछ समय बाद वो स्रावित होने लगता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ का भी एक प्रकार का शारीरिक हिस्सा माना जाता है, शारीरिक वृद्धि का हिस्सा माना जाता है। फिर नेक्स्ट है शारीरिक ढांचे में विकास। शारीरिक ढांचे में विकास का अर्थ है बालक के शरीर की रचना, भार, लंबाई तथा अंगों के अनुपात में स्थायित्व आने से शारीरिक विकास तथा उत्तम स्वास्थ्य पर निर्भर करता है तथा स्वस्थ स्थिति में ही संतुलित व्यक्ति का विकास हो। कहने मतलब अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका जो विकास होगा वो संतुलित होगा और उसका विकास जो होगा वो संतुलित दिशा में होगा, ठीक है। एक बैलेंस, उसका जो बैलेंस डेवलपमेंट है वो होगा। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका जो वृद्धि होता है वह स्वस्थ दिशा में होता है, संतुलित दिशा में होता है। मान लो कोई बीमार व्यक्ति है तो उसका तो विकास हो पाएगा ना, तो उसका मानसिक विकास हो पाता है ना उसका शारीरिक विकास हो पाता है। क्योंकि अगर जब बीमार होगा व्यक्ति तो ना उसको खाने का मन करेगा, और जब खाना नहीं खाएगा तो ना तो शरीर को ऊर्जा मिल पाएगी, ना कैल्शियम मिल पाएगा, ना कार्बोहाइड्रेट मिल पाएगा, ना प्रोटीन मिल पाएगा। तो उस स्थिति में उसका विकास नहीं होने वाला है। इसलिए कहते हैं जब स्वस्थ व्यक्ति होता है तो उसका विकास ज़्यादा होता है एक रोगी की अपेक्षा। तो यहाँ पर शारीरिक ढांचे में विकास जब होगा, जब जो व्यक्ति होगा, जो या व्यक्ति या पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है, तो वह उसका जब व्यक्ति निरोग होगा तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छे तरीके से होगा। अब हम देखेंगे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो शारीरिक विकास में कारक हमारे कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सही शारीरिक विकास होता है प्रभावित होता है। किसी बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कई तरह होते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास भोजन की गुणवत्ता, रहने स्थान, वंशानुक्रम आदि चीज़ों पर प्रभावित होता है। जो बच्चों का शारीरिक विकास होता है उनके रहने की, उनके खाने की, भोजन की गुणवत्ता, उनका समाज कैसा है, उनका वंशानुक्रम कैसा, इस पर डिपेंड करता है। मैं आपको एग्जाम्पल एक बता दूँ, अगर एक अच्छे मतलब एक अच्छे फैमिली में एक बच्चा रह रहा है और एक बच्चा एक झुग्गी झोपड़ी वाले फैमिली में रह रहा है, तो झुग्गी झोपड़ी वाला जो फैमिली वाला बच्चा होगा उसका शारीरिक विकास सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको खाने की चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, ना दूध मिल पाएगा, ना अच्छी चीज़ें खाने को मिल पाएंगी, और ना उसको पढ़ने की अच्छी सी चीज़ें मिल पाएंगी, ना पढ़ने का अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल पाएगा। लेकिन एक अच्छे घर का लड़का है, ठीक है, जो खाने की चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, पढ़ने के लिए अच्छी चीज़ मिल रही, खेलने के लिए अच्छी चीज़ मिल रही, तो उसका विकास ज़्यादा होगा। लेकिन जो बच्चा मलिन बस्तियों में रहता है, जो कि झुप्पड़ियों में रहता है, उसका विकास कम होगा। तो ये हमारा हो गया एक प्रकार का रहन सहन और उसके वातावरण के हिसाब से उसका विकास होना, ये डिफरेंस होता है। फिर खान पान में एक झुग्गी झुपड़ी वाला जो बच्चा रहता है उससे खान पान में कमी रहती है, लेकिन जो अच्छे फैमिली में रहता है उसका खान पान अच्छा रहता है, उसका ग्रोथ अच्छा होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम कहने का ये मतलब है, अगर कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, एक दंपति है और वो खूब हष्ट पुष्ट है, ठीक है, उसकी मदर बहुत अच्छे से थी, उस बीमार नहीं थी, तो उसका जो बेबी होगा वो भी हष्ट पुष्ट पैदा होगा। इसीलिए बोलते हैं अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसकी स्वास्थ्य सुविधा देखनी चाहिए और उसकी कोई बीमारी ना होने पाए, ना तो रक्त की कमी होने पाए, ना किसी प्रकार की बीमारी होने पाए। अगर महिला स्वस्थ होगी तो उसका बेबी भी स्वस्थ होगा। इसी प्रकार मान लीजिए दूसरा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर कोई महिला है तो पहले से बीमार है, ठीक है, उसके शरीर में रक्त की कमी है, वजन उसका डाउन है, उसके शरीर में ऊर्जा नहीं है, तो उसका जो बेबी होगा वो भी कमज़ोर होगा, ठीक, उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो ये हमारा जो होता है ये वंशानुक्रम के बेस पे हमने डेफिनेशन थोड़ा बता के आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की है। आप समझ जाएं, इतना ही काफ़ी है, आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि ये सब चीज़ें होती हैं जिनसे हमारा जो शारीरिक विकास होता है वो प्रभावित होता है। एक तो हमारा होगा रहन सहन, दूसरा होगा वातावरण, तीसरा है हमारा रहने का स्थान, चौथा हमारा है वंशानुक्रम, और सिंचाई। जो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ जो मेन हैं आपको बता रहे हैं, आपको समझाने का आइडिया थोड़ा बहुत दे रहे हैं, आप समझ जाइए, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है वही मैंने बताया ना, वंशानुक्रम, जैसे मम्मी पापा के डिपेंड होगा, वातावरण, बेबी किस वातावरण में रह रहा है, ठीक है, अच्छी फैमिली में रह रहा है या निर्धन फैमिली में रह रहा है, गरीब फैमिली में रह रहा है, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है बेबी के ऊपर, बेबी के शारीरिक विकास के ऊपर। सामाजिक एवं आर्थिक कारण, समाज में भी
जो होता है इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। समाज में जैसे मतलब जिस संगत में रहता है बेबी, बच्चा मान लो 6-7 साल का है, वो अगर समाज में अच्छे लोगों के बीच खेलेगा, अच्छे लोगों के बीच रहेगा, तो उसका विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास उसी ही हिसाब से होगा। अगर बुरे लड़कों के साथ रहेगा तो उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा जैसे बुरे लड़कों का होता है, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, किसी प्रकार का हो सकता है। पौष्टिक भोजन का अभाव, देखो जो पौष्टिक भोजन का अगर अभाव है तो शारीरिक विकास रुक जाता है। ठीक है, ऐसे आप हमको बता दें कि अगर मान लो कोई लड़का है या लड़की है, वो 8 साल का है, उसको दिन में कम से कम 3 बार खाना खाना चाहिए। लेकिन वही खाना अगर कोई गरीब घर का बच्चा है, उसको खाना एक टाइम मिल रहा है, तो उसका शारीरिक विकास अवरुद्ध होगा, उसको बीमारियां आ जाएंगी। ठीक है, कोई भी पोषक तत्व की कमी हो जाएगी शरीर में, तो उसका शारीरिक विकास जो होता है अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नियमित दिनचर्या, ये क्या होती है? ये वो होता है जिसे हम लोग बड़े लोग हैं तो हम भी अपनाते हैं कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सुबह उठें, ब्रश करें, मंजन करें, जो भी करना है, उसके बाद अपना खाना खाए पिए। ठीक है, डेली का रूटीन बनाते हैं कि हमको 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, 11 बजे ये करना है। ठीक है, तो दैनिक दिनचर्या के हिसाब से वही अगर दैनिक दिनचर्या हमारी बिगड़ जाती है, फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो हमारे शरीर को नुकसान होता है और उससे हमारे शरीर जो विकास होता है, शारीरिक विकास, वो अवरुद्ध हो जाता है। फिर निद्रा विश्राम, निद्रा विश्राम भी मेन फैक्टर होता है शारीरिक विकास का। देखो आप अच्छी नींद जब नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, आपको दिन में नींद आएगी, आपको सुस्ती रहेगी। ठीक है, आपको टेंशन रहेगी, बेचैनी आएगी, हाथ पैरों में दर्द होगा, आपका काम करने का मन नहीं करेगा। तो इस स्थिति में आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे होंगे तो आपको भी शारीरिक विकास में अवरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेम सहानुभूति की सुरक्षा। ये होता है प्रेम सहानुभूति, कहने मतलब ये है कि आपके पापा के ऊपर आपका प्रेम है, सहानुभूति है। ठीक है, उनके अंडर में आप रह रहे हैं तो उनका क्या है, आपके ऊपर सुरक्षा है। ठीक है, तो इसका भी हमारे शरीर पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, सबसे ये चीज़ अगर आपसे सुना होगा कि मतलब हमसे कोई 2 वर्ड प्रेम के बोल दे, प्यार से बोल दे, भले हमको एक टाइम का खाना ना दे, वो आपको अच्छा लगता है। ये जनरली बहुत लोग बोलते हैं कि हमको प्यार की आवश्यकता होती है, प्रेम की आवश्यकता होती है, भले मुझे एक टाइम का खाना ना मिले। ठीक है, तो ऐसा मानना होता है लोगों का, लेकिन हाँ, खाना भी ज़रूरी है, प्रेम भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ ज़रूरी होता है। फिर एक खेल व्यायाम, एक्सरसाइज भी होती है, खेल भी होती हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। आप खेल रहे हैं कोई, ठीक है, तो आप हष्ट पुष्ट रहेंगे, आपका शरीर एक्टिव रहेगा हमेशा। ठीक है, अब व्यायाम कर रहे हैं, आपको मान लो कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपका शरीर जो होता है फिट माना जाता है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में चाहे 6, 5, 4 बजे जो भी जगते हों, आप कोई व्यायाम कर रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं, तो आपका जो शरीर होता है वो निरोग होता है और आपकी शरीर में वृद्धि होती है। वो खेल व्यायाम के कारण भी क्या होती है, वृद्धि होता है, विकास तेज़ी से होने लगता है। रोग एवं दुर्घटना, देखो रोग, अगर आपको कोई रोग आ गया, आपको किसी बीमारी से ग्रसित हो गए, तो आपका शरीर जो होता है वो विकास नहीं हो पाता, आपका जो शरीर का विकास हो अवरुद्ध हो जाता है। निष्ठ जलवायु, जलवायु भी बहुत डिपेंड करती है, जलवायु भी हमारे शरीर में विकास पे बहुत डिपेंड करती है। आपको कैसे बताएं, आप यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट मान ले, यूपी का डिस्ट्रिक्ट है कानपुर। ठीक, आप वहाँ चले जाएंगे तो आपको वहाँ का पानी जो सूट नहीं करता है, वहाँ की जलवायु आपको सूट नहीं करती है, तो वहाँ पर आपको जाने पर आपके कहीं हेयर फॉल होने लगेगा, कहीं आपको जुकाम हो जाएगा, कहीं आपको पाचन संबंधी बीमारी आ जाएगी। तो आपको जलवायु भी डिपेंड, आपके जलवायु जो होती है वो आपके शरीर को प्रभावित करती है। आप दिल्ली चले जाइए तो वहाँ का पानी आपको पीने लायक नहीं मिलेगा जब तक आप कहीं पे आरओ का पानी नहीं, वहाँ नॉर्मल पानी आप पी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का पानी सही नहीं है, वहाँ जलवायु सही नहीं है, वहाँ इतना पोल्यूशन है, वहाँ पे इतना सारे ध्वनि प्रदूषण है, पोल्यूशन है, स्मोक है, इतना सारा शोर शराबा रहता है कि वहाँ पेड़ पौधे हैं नहीं, वहाँ एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है नहीं, वहाँ वातावरण एनवायरनमेंट इतना अच्छा है नहीं, वहाँ की जलवायु इतनी अच्छी है नहीं। तो जलवायु का भी हमारे शरीर के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। हमारा एक दोस्त था, आपको बताएं, वो दिल्ली रहने गया, हम उससे 2 साल बाद करीब मिले थे, तो जब उसको देखे तो उसमें हम एक चीज़ देखने को मिला कि जब हमसे 2 साल पहले मिला था तो उसके बाल कुछ ज़्यादा थे, लेकिन हमसे 2 साल बाद मिला तो उसके बाल लगभग तो 25% गिर चुके थे। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि वहाँ का पानी इतना ख़राब है कि वहाँ के पानी की वजह से हमारे बाल जो है वो फाल कर रहे हैं, गिर रहे हैं। तो क्या होता है, जलवायु के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से हमारे शरीर में जो भी होता है विकास में अवरुद्ध उत्पन्न होती है। किसी को पानी सूट नहीं करता है, किसी को सूट करता है, किसी को जलवायु सूट करती है, किसी को सूट नहीं करती है। तो एक मेन फैक्टर रहता है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वालों कारक भी जलवायु भी रहती है। नेक्स्ट हमारा कुर्तियाँ, परंपराएँ ये होती समाज में रहने वाली जो परंपराएँ होती हैं उस पर हमारा सही जो होता है, हमारा शारीरिक विकास वो भी प्रभावित होता है।
नेक्स्ट हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये होती हैं जिससे हमारा शरीर भी प्रभावित होता है। अंतःस्रावी जो होती है इनसे पीयूष ग्रंथि हो गई, पीयूष ग्रंथि होता है हमारा शरीर में पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि होते हैं, इनसे हमारे हार्मोन स्रावित होते हैं, या भी जो जो ग्रंथि होती है उससे उस प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। तो ये हमारी इनर ग्लैंड होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ये भी हमारे वृद्धि सहायक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिंग। लिंग अब हमको आपको ये थोड़ा किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है, ऐसा हम बताएं। एक अगर पुत्र पुत्री है, अब तो थोड़ा ज़माने में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन आज से 20 से 25 साल पहले चले जाइए पुराने समय में, तो वहाँ पर लड़का और लड़की में बहुत भेदभाव माना जाता था। कैसे माना जाता था? अगर लड़का लड़की है तो लड़का को थोड़ा अच्छा खाना दिया जाता था और लड़की को कम दिया जाता था। ये पुराने समय बात है, लेकिन अब हमारा थोड़ा ज़माना बदल रहा है, ठीक है। हर चीज़ चेंज हो रही है, तो अब हमारे समाज में थोड़ा बहुत इक्वलिटी आ रही है कि अब लड़का और लड़की में जो भेदभाव है थोड़ा कम हो रहा है। तो लिंग के हिसाब से बेटा और बेटी में क्या होता है, उसके शारीरिक विकास में और वृद्धि जो होती है उसका रुक रहता है। पुराने समय में ये था कि बेटी को अच्छा खाना कम दिया जाता है, लड़के को अच्छा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बेटे को अधिक महत्व दी जाती थी लड़कियों की अपेक्षा। इसलिए वहाँ जो बेटी होती थी उनका जो होता शारीरिक मानसिक विकास बेटे की अपेक्षा में कम हो पाता था। तो लिंग के हिसाब से आप ऐसे ही मान लीजिए ये सब होता था, लेकिन अब हमारे समाज बदल रहा है। आपको बता दें, अभी कल की बात है, कल या परसों की, एक हमारे देश में जो क्रिकेटर रही है झूलन गोस्वामी, एक लड़की ही तो थी, विश्व में सबसे सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला बनी है। तो एक प्रकार की लड़की ही तो थी, कितना जाके इंटरनेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे हमारे देश का नाम रोशन की झूलन गोस्वामी, जो विश्व में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला ही तो बनी। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्रिकेटर हो गए, मिताली राज हो गई, ठीक है। अब आप ही देख लीजिए, वहाँ टोक्यो जो चल रहा था, टोक्यो में, जापान में ओलंपिक, वहाँ पे जो पहला गोल्ड आया तो मेरा भाई चानू ही लेकर आई, तो भी तो महिला थी, ठीक है। तो तमाम आपको मिल जाएंगे। एक तो आपको हम हाँ बता दें, आपके देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो भी तो लड़की हैं। तो ऐसा नहीं, लड़की सब कुछ कर सकती है, लेकिन लड़का ऐसा सब कुछ नहीं कर सकता जो काम लड़की कर सकती है, यह मान के चलिए। तो अपने आप में जो कमी है वो दूर करिए। ऐसा नहीं है कि हाँ लड़का काम कर सकता है, हम नहीं काम कर सकते। दिल्ली की जो मेट्रो चली, वहाँ पर लड़की भी ड्राइव कर रही थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सी हमारे देश में इतने आयोग हैं, उस बहुत सारी आयोग के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो लड़की ही हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि लड़की हर जगह पहुंच नहीं सकती, पहुंच सकती हैं, कर सकती हैं, और उनमें बस लगन होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए हर चीज़ पाने की, ठीक है। तो ये सब हमारे समाज में जो धीरे धीरे भेदभाव है लड़का लड़की का, वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, ये अच्छी बात भी है, ठीक है। फिर दूसरा प्रजाति ये है, कहने का मतलब प्रजाति ये है, आप आपको समझा नहीं पा रहे हैं। प्रजाति ये चीज़ है, जैसे कहने का मतलब प्रजाति ये मान लीजिए, ये थोड़ा हम टॉपिक आपको बाद में बताएंगे प्रजाति के बारे में, क्योंकि हमको ये समझ नहीं आ रहा कि हम आपको एग्जाम्पल किस चीज़ का दें जो आपको प्रजाति के बारे में समझ में है, ठीक है। कोई नहीं, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रजाति क्या, जो हमारा कारक होता है वो हमारी शारीरिक विकास पे कैसे पड़ता है। अब हम देखेंगे, जो हमने पॉइंट वाइज बताया है, अब उसका हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में। बालक के शरीर विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण के प्रमुख तत्व जैसे हवा, धूप, स्वच्छता आदि का असर बालक के शारीरिक विकास में अनुकूल या प्रतिकूल असर डालता है। मैंने बताया ना, जो वातावरण, जो एटमॉस्फेयर होता है, उसी से लड़का लड़की ढल जाता है और उसका शारीरिक विकास चलता रहता है। चाहे वो धूप हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे हवा हो, ठीक है, चाहे पानी हो, ये सब हमारा वातावरण के अंतर्गत आता है। फिर है भोजन की गुणवत्ता। बालक के शरीर के उत्तम विकास के, यहाँ बालक बालिका दोनों हो सकता है, पौष्टिक भोजन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना पौष्टिक भोजन के भारत के शारीरिक विकास को बनना आवश्यक है। वंशानुक्रम का प्रभाव। बालक के शरीर विकास में उनके माता पिता के शारीरिक संरचना का सीधा प्रभाव पड़ता है। मैंने बताया कि अगर मम्मी आपकी हष्ट पुष्ट हैं तो उसका जो बेबी होगा वो भी हष्ट पुष्ट होगा। अगर मम्मी कमज़ोर है, मम्मी के अंदर बीमारी है, तो बेटे में भी या बेटी में भी कमज़ोरी दिखाई देगी। इसलिए अच्छा है, अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसका अच्छे से ख्याल रखिए, उसका प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, भोज्य पदार्थ दीजिए, कोई कमी नहीं होने दीजिए, तो उसका जो बेटा होगा, बेटी होगी, वो भी बहुत स्वस्थ होगा। तो मम्मी पापा का भी बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर माता पिता स्वस्थ नहीं है तो उनकी संतान शारीरिक विकास सर्वोत्तम नहीं हो पाएगा। फिर मैंने बताया कि मम्मी पापा अगर स्वस्थ नहीं है तो उसका बेटा जो होगा, उसका बेबी भी होगा, उसका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, वो भी सर्वोत्तम नहीं होगा। फिर है सही नींद। मैंने बताया ना, सही नींद भी बहुत आवश्यक होती है हमारे शारीरिक विकास के लिए। शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए सही नींद लेना बहुत आवश्यक है। बाल्यावस्था में लगभग 10 घंटे की नींद पर्याप्त होती है और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था घंटा में 8 घंटा नींद मानी जाती है। अब तो आज हमारा ये है कि हम
रात को 10 बजे सोएंगे, सुबह 9 बजे उठेंगे, सीधा 11 घंटा सोते हैं किशोरावस्था में, ये हाल है। तो इसमें लिखा है कि 10 घंटे छोटे बच्चों के लिए और किशोरों के लिए 8 घंटा पर्याप्त नींद मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सही दिनचर्या। सही दिनचर्या उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी है। बालक के खाने, खेलने, सोने, पढ़ने आदि का समय निश्चित और सुनिश्चित होना चाहिए। मैंने बताया ना कि एक दिनचर्या जो होती है, रूटीन, उसका भी हमारे शरीर पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हम एक दिन उठ रहे हैं 5 बजे, एक दिन उठ रहे हैं 10 बजे, ठीक, एक दिन उठ रहे हैं 4 बजे, तो ये हमारा जो होता है इसका दिनचर्या का भी हमारे शरीर पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि हम कब खाना खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, कब घूम रहे हैं। इन सब चीज़ों का भी हमारे शरीर के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है व्यायाम। शारीरिक विकास के लिए खेल और व्यायाम के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। छोटा शिशु भी पलंग पर पले पड़े अपने हाथों और पैरों को इधर चलाकर पर्याप्त व्यायाम कर लेता है, लेकिन बालकों और किशोरों के लिए खुली हवा में खेल कर व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए। जो छोटा बेबी होता है वो पालने में या अपनी बेड पे पड़ा रहता है, वो भी अपने हाथ पाँव चलाता रहता है, वो दिन भर अपनी व्यायाम करता रहता है। ऐसे भी बड़े जो बच्चे होते हैं उनको बाहर खेलने के लिए, बड़ों को बाहर खेलने के लिए पर्याप्त उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेलने के लिए उनको शारीरिक व्यायाम की उनको भी आवश्यकता होती है, तो इससे भी हमारा शरीर जो होता है वो विकास के एक कारक में आता है। नेक्स्ट हमारा है बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में प्रेम, सुरक्षा, रोड दुर्घटना के कारण किसी अंग को नुकसान, जलवायु, परिवहन का रहन सहन और आर्थिक स्थिति आदि है जिनका बालक शारीरिक विकास में अनुकूल या प्रतिकूल का प्रभाव पड़ता है। कहने मतलब देखो, प्रेम हो गया, मतलब मम्मी पापा अपने बेटे से प्रेम करना चाहिए, बेटों को भी अपने पेरेंट्स से प्रेम करना चाहिए। मम्मी पापा क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं हम लोगों की, ठीक है, सिक्योरिटी में उनके रहते हैं। और अगर कोई रोग होता है तो हमको क्या दिलवाते हैं, दवा दिलवाते हैं, अच्छे से ख्याल रखते हैं, ठीक है। दुर्घटना के कारण अगर किसी अंग को विक्षिप्त हो गई, ठीक है, तो उसका भी ख्याल रखते हैं। जलवायु मैंने बताया ना, जलवायु का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारे शरीर पे, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे हमारा शरीर प्रभावित होता है और हमारे शरीर को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है पौष्टिक भोजन का अभाव। बालक के शरीर विकास पर असर डालने वाला एक प्रभाव कारक है। भारत में अधिकांश हिस्सों में बच्चों का पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, जिससे वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे गरीबी के कारण बच्चों का सही से पोषण वाला युक्त वाला भोजन नहीं मिल पाता है, उनको शारीरिक विकास जो होता है उसमें वृद्धि नहीं हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नियमित दिनचर्या। मैंने बता ही दिया दिनचर्या रूटीन के बारे में कि क्या होती है, कब सोना है, कब खाना है, ठीक है। निंद्रा और विश्राम मैंने बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेम और सहानुभूति। इसमें थोड़ा बताएंगे। बालक को उचित शरीर विकास का आधार प्रेम है। यदि उसके अपने माता पिता का आवश्यक प्रेम नहीं मिलता तो वह दुखी रहने लगता है। यदि बालक के माता पिता की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है तो उसे असहाय कष्टों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी होता है किसी के छोटे पे किसी के पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं, तो वहाँ जो बेबी होता है उसको असहाय कष्ट झेलना पड़ता है, उसका सही से विकास नहीं हो पाता है। अब उसी से पूछो जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, उसके हृदय पे क्या बीत रही होती है। तो इस प्रकार का ये भी उसका विकास हो जाता है, वो अवरुद्ध हो जाता है। इसी के साथ बालक को पर्याप्त सहानुभूति की आवश्यकता भी होती है और यदि उसे प्रेम के साथ साथ समय पर सहानुभूति प्राप्त होती है, वह बालक शरीर का विकास सबल बनाने में, कहने का मतलब है प्रेम के साथ सहानुभूति भी मिलती है, ठीक है। आप अगर टेंशन में हैं तो आपसे दोस्त बोलता है भाई तो टेंशन में रहना, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब एक प्रकार की सहानुभूति जताते हैं कि आप टेंशन मत लेना, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये प्रकार की सहानुभूति जो होती है, इससे भी हमारा क्या होता है, मनोबल बढ़ता है कि हाँ अगर हमको कुछ हो जाएगा तो हमारे दोस्त हैं, हमारे पापा हैं, हमारी मम्मी हैं, ये हमारी सहायता करेंगे। तो ये प्रकार की सहानुभूति जिससे होती है हमारे शरीर का विकास बढ़ने में सहायता मिलती है। शिशु या बालक के समय विकास के लिए उनमें से किसी सुरक्षा भावना होती जाती है। इस भावना को अभाव में वह भय का अनुभव करने लगता है और आत्मविश्वास खो देता है। उपयुक्त बातें में से विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। देखो, जिसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है वो सारे काम कर लेता है। बालक के शरीर विकास हेतु खेल व व्यायाम विशेष महत्व रखते हैं। हम देखते हैं कि शिशु पलंग या पालने में लेटे हुए अपने हाथ पर चलाकर, मैंने ये दोबारा कॉपी पेस्ट हो गया था, कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट देखेंगे जलवायु। मैंने बताया था जलवायु क्या हमारे शरीर पे क्या पड़ता है। किसी स्थान की जलवायु बाल विकास पर प्रभाव डालती है। यदि जलवायु उत्तम है तो शारीरिक गठन उत्तम कोटि का होता है। हम देखते हैं कि अलग अलग देशों या क्षेत्रों में रहने वाले लोग वहाँ के जलवायु के अनुरूप कद काठी वाले हो जाते हैं। अब देखो, हम लोग क्या हैं, इंडिया में जलवायु का आपको हम डिफरेंस बता रहे हैं। देखो, जो उत्तरी भारत में रहते हैं जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, वो लोग वहाँ के गोरे होते हैं। क्यों गोरे होते हैं? क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती हैं, इसलिए कश्मीर के लोग जो आपको मिलेंगे वो गोरे मिलेंगे। लेकिन आप वही दक्षिण भारत में चले जाइए, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तो वहाँ पर आपको जो लोग मिलेंगे वो थोड़ा काले मिलते हैं जम्मू कश्मीर की अपेक्षा। तो क्या हुआ, वहाँ पर जलवायु का फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे दक्षिण भारत में जो सूर्य किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, इसमें मतलब वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ जो लोग पैदा होते हैं वो काले होते हैं।
ठीक। तो यहाँ जलवायु का परिवर्तन का एक चेंज हमको देखने को मिला, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो रहने वाले लोग होते हैं वो गोरे होते हैं, मान के चलिए, ठीक है। और जो हमारे कर्क रेखा के नीचे होते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत में, वो काले होते हैं या सांवले होते हैं। ये क्या होता है, जलवायु का ही फ़र्क उनके ऊपर देखने को मिलता है। जलवायु का भी बहुत बड़ा फ़र्क हमारे शरीर पे पड़ता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर है परंपराएं। समाज में फैली कुछ एक कुरीतियाँ व परंपराएं जैसे बाल विवाह, विधवा, मुंडन आदि बाल विकास में बाधक होते हैं। बाल विवाह हो गया, किसी लड़के का बाल विवाह हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, उसका सही से विकास नहीं हो पाएगा। और बाल विवाह भी हो गया, उसके बाद अगर वो माँ बन गई तो उसका तो ना तो शारीरिक विकास हुआ था पहले ही, और उसके बाद वो माँ बन गई तो उसका हो गया, उसका तो शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। पहली बात, हमारे देश में जो बाल विवाह है वो गैर कानूनी है, ठीक है। आप बाल विवाह नहीं कर सकते हैं, ना तो किसी के ऊपर ब्लेम करके कि हाँ सॉरी फोर्स करके उसका शादी नहीं करवा सकते हैं। एक तो 18 साल हो गई लड़कियों के लिए और 21 साल हो गई लड़कों के लिए। तो बाल विवाह हमारे देश में गैर कानूनी है, नहीं करता, इसका अपराध माना जाता है। लेकिन ये सब कागजों में होता, कहीं कहीं पर बाल विवाह हो जाता है। अगर बाल विवाह हो भी गया तो अगर लड़की माँ बन गई तो उसका जो पहले से छोटी थी और उसका सही से विकास नहीं हो पाया था, उसके बाद वो माँ बन गई तो उसका और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो गया, ठीक है। पहले को तो माँ बनने के लिए तैयार नहीं थी, अगर माँ हो गई तो गर्भवती हो गई तो उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है अच्छे से। तो जब उसका अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा तो उसका बेबी का भी विकास नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी देखने को मिलती हैं, सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं, बाल विवाह हो गया, ठीक है, विधवा मुंडन। तो इस प्रकार की हमारी कुरीतियाँ जो समाज में होती हैं, इनसे भी हमारे शरीर पे फर्क पड़ता है, शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न होती हैं। कम आयु में बाल विवाह विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। कभी कभी कुछ एक परंपराओं की वजह से बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। जब कम उम्र में शादी हो जाएगी तो वहाँ पर तमाम बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक। लड़कियों के रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। तमाम प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं जो लड़कों को घेर लेती हैं, उनको शरीर में वृद्धि में विकास में सहायक ना होकर के एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा शारीरिक विकास का छोटा सा चैप्टर था। हम इसके MCQ टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमको मोटिवेट मिलता है। वरना क्या, हम आपको सारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आप अच्छे अच्छे नोट बना लीजिए, ठीक है। आपके सिलेबस, आपके टोटल 2693 पद हैं। आपको क्या चाहिए, एक पद चाहिए। आपको 2692 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको केवल एक सीट से मतलब है। आप एक नौकरी पा जाइए, अच्छे से आप सेटल हो जाइए, ठीक है। अपना खर्चा देखिए, अपने परिवार की फैमिली में सपोर्ट में रहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको टॉप नहीं करना है, आपको एक सीट चाहिए, आपको सीट लेना है, आपको अच्छे अच्छे नोट बनाना है, आपको उनको बार बार नोट्स की तैयारी करना है। और हाँ, आपको बता दें, अफवाहों से दूर रहें। अभी शॉर्ट लिस्ट की कोई डेट नहीं आई है, ना तो शॉर्ट लिस्ट का नोटिस आया है, ना ही अभी एग्ज़ाम की कोई डेट आई है। तो आप एग्ज़ाम पढ़ते रहिए। हमारा मानना है एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर तक होगा, इसके पहले एग्ज़ाम होने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी पेट का एग्ज़ाम 2022 का होना बाकी है। उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्ट होगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद कम से कम 45 से 60 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट लिस्ट आज हुआ और आपका 10 दिन के बाद एग्ज़ाम है, तो ऐसा नहीं होगा। शॉर्ट लिस्ट के बाद 45 से 60 दिन के बाद आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज शॉर्ट लिस्ट हुआ, आपके 10 दिन के बाद एग्ज़ाम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले शॉर्ट लिस्ट आएगी, किसमें हाँ कौन कौन से लड़कियाँ बैठ सकती हैं एग्ज़ाम में देने के लिए। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट के बाद आपको 45 से 60 दिन के बाद एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो पेट के बाद शायद आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाइए। अफवाहों से बचें कि कब कट ऑफ आएगी, कब क्या होगा। बस पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। इतना सिलेबस कुछ ज़्यादा है नहीं, बस सिलेबस छोटा है। आपको जो टफ रहने लगने वाला है वो सोशियोलॉजी थोड़ा टफ रहने वाली है। सोशियोलॉजी आपने ग्रेजुएशन में लिया था तो जान रहे हो कि सोशियोलॉजी कितना टफ सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देख रहे हैं हमारे एग्ज़ाम आरजू क्लासेस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद, शुक्रिया।